नमस्कार। विगत कुछ दिन पूर्व एक बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन। उन्होंने भारत के एक वीर योद्धा के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। उन योद्धा का नाम है राणा सांगा, जिन्हें गद्दार तक कह दिया था। ये जो न्यूज है, काफी ब्रेकिंग न्यूज चली, कई दिनों तक समाचार की हेडलाइंस में रही। इसी बात को लेकर के मेरी क्लास में मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से सवाल पूछा कि सर, इस विषय के ऊपर हमें जानकारी दें। सामान्य तौर पर राणा सांगा हुए या बाबर हुआ या इब्राहिम लोदी हुआ, इन राजाओं के बारे में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं बच्चे, युवा, उन्हें तो पता होता है। लेकिन आम व्यक्ति जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई नहीं करता या यूं कहें कि इतिहास से जुड़ा नहीं होता, उसको इस बात के बारे में या इतिहास के बारे में इतनी गहरी जानकारी नहीं होती। और बिना जानकारी के या जानकारी के अभाव में जो जैसा बोलता है उसकी बात को मान करके लोग अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के सामने एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से प्रयास करूं इतिहास को समझाने का, कि आखिर इस इतिहास में राणा सांगा को अगर गद्दार कहा है, गद्दार कहना उचित है या अनुचित है। मेरे ख्याल से व्यक्तिगत जो मेरा मत है वो ये है कि इतिहास से हमेशा सीखा जाता है, इतिहास को कुरेदा नहीं जाता। इतिहास में जो अच्छी बातें हुई हैं उन अच्छी बातों को आगे बढ़ाई जाती हैं, और इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोहराने से रोका जाता है। यही हमें इतिहास सिखाता है। लेकिन इस वीर योद्धा के लिए जिस शब्द का उपयोग किया है उत्तर प्रदेश के सांसद रामजी सुमन जी के द्वारा, मैं कहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि कौन होता है? जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लाखों लोगों की जनभावनाएं जुड़ी होती हैं, जिससे लाखों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके चुनते हैं। उन्हें इस प्रकार के विवादित बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर जिन लोगों ने उन्हें वोट दी है वो उस जनप्रतिनिधि की विचारधारा से जुड़े रहते हैं, और वो जनप्रतिनिधि जो बोलेगा उसे वोट देने वाले लोग उसी बात को सही मानकर उसी पर विश्वास करेंगे। तो सामान्य सा परिचय मैं बताऊं आपको राणा सांगा जी का। राणा सांगा जो राजस्थान की मेवाड़ रियासत के वीर योद्धा थे, जिनका मूल नाम राणा संग्राम सिंह था, और इनका वंश था सिसोदिया वंश। वो सिसोदिया वंश जिसके संस्थापक बप्पा रावल थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का जब 712 में भारत पे आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी राजस्थान के मेवाड़ से। राणा सांगा वो वीर योद्धा थे जिनके पोते का नाम महाराणा प्रताप था, जिन्हें कई दिनों तक कई प्रयासों के बावजूद भी अकबर जीत नहीं पाया था। वो महाराणा प्रताप थे। तो ऐसे वीर योद्धा के बारे में हम जानते हैं। देखते हैं उस समय की परिस्थिति क्या है। मैं सारी परिस्थितियां आपके सामने रखूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने। इस पूरी घटनाक्रम के या मेरी जो बातचीत आपसे हो रही है, इस बातचीत के बाद आप स्वयं निर्णय निकाल सकते हैं कि कहानी क्या थी। तो देखते हैं। समय था 1517। 1517 की स्थिति में हम जाते हैं तो ये हमारा आज का भारत है। इस भारत में उस समय एक क्षेत्र और जुड़ा था जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो आज हमारे पास नहीं है, उस समय ये भी भारत का हिस्सा माना जाता था, या यूं कहें कि दिल्ली में जिस राजा का राज चलता था उसका एक क्षेत्र पाकिस्तान था। 1517 में दिल्ली का शासक बनता है इब्राहिम लोदी। लोदी जो कि लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। जो दिल्ली जो मैं सल्तनत बोल रहा हूं, एक्चुअली सल्तनत का मतलब आप यूं समझें कि दिल्ली नाम का एक देश था जो आज आप पूरे भारत को देश मान रहे हैं। उस समय भारत में कई प्रकार के राजाओं का राज चलता था, और हर एक राजा का अपना अपना एक क्षेत्र होता था जिसे वो देश, रियासत, सब इस प्रकार के शब्द यूज करते थे। सल्तनत इस प्रकार के शब्द यूज करते थे। तो हम मान के चलते हैं कि एक देश था जिसका नाम था दिल्ली। दिल्ली में राज चलता था। दिल्ली एक सल्तनत थी जिसमें राज चलता था, सल्तनत या देश जिसमें राज चलता था लोदी वंश का, और यहां का राजा था इब्राहिम लोदी। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत दिल्ली से लेकर के आधा पाकिस्तान कवर करती थी। ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान में इस आधे पाकिस्तान को कवर करती थी, यहां लाहौर तक कवर करती थी। दिल्ली सल्तनत या दिल्ली देश का एक पड़ोसी राज्य का है या क्षेत्र का है, वो था मेवाड़। क्या था? मेवाड़। दिल्ली का दूसरा पड़ोसी देश था मालवा। ये तीन देश थे उस समय, आप ऐसे समझें, या इन क्षेत्रों में तीन अलग अलग राजा राज करते थे। दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। मैं यहीं पर लिखूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, राणा सांगा। और मालवा का राजा था महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय। अब इस कहानी को समझते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता था कि दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लूं,
ऑलरेडी दिल्ली में इब्राहिम लोदी शासक बना बैठा था। राणा सांगा चाहते थे अपने क्षेत्र का विस्तार करें, और सामान्य तौर पर उस प्रकार उस समय जो समय था, उस समय ये प्रक्रिया चलती थी, जिस राजा की तलवार में जितनी धार होती थी या जितनी शक्ति होती थी, वो क्षेत्र का विस्तार करता था। तो सबसे पहले मेवाड़ आक्रमण करता है मालवा के ऊपर, और मालवा के शासक महमूद द्वितीय हरा देते हैं। कौन? मेवाड़ के राजा राणा सांगा, और मालवा का बहुत सारा क्षेत्र अपने में मिला लेते हैं। आप इससे समझें, इतना क्षेत्र मेवाड़ के पास और आ जाता है। ये अब मेवाड़ एक बड़ा क्षेत्र बन गया, बड़ा देश बन गया है, और मेवाड़ जितना बड़ा देश होगा, खतरा दिल्ली के लिए उतना ज्यादा होगा। इस बात को इब्राहिम लोदी समझ जाता है कि अगर मैंने मेवाड़ को नहीं रोका तो मेवाड़ मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। तो इब्राहिम लोदी 1518 में राणा सांगा के खिलाफ एक युद्ध करता है, जिससे इतिहास में घटोली का युद्ध कहा जाता है। घटोली का युद्ध। इस युद्ध में लगभग ये युद्ध बराबरी पे छूटता है, यानी दोनों राजा ताकतवर होते हैं। अब जब ये युद्ध टाई हो जाता है, एक प्रकार से ड्रॉ हो जाता है, कोई ना कोई हार होती ना कोई जीत होती है, तो उसी समय राणा सांगा चाहते हैं कि किसी प्रकार से दिल्ली को जीत लो। दिल्ली का राजा चाहता है कि मेवाड़ को जीत लो। कशमकश चल रही है। इसी क्रम में ये जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान में क्षेत्र है, यहां एक क्षेत्र होता है लाहौर। लाहौर पार्ट है दिल्ली सल्तनत का, और लाहौर को चलाने के लिए दिल्ली सल्तनत के राजा यानी इब्राहिम लोदी ने अपने एक सूबेदार को भेजा है। सूबेदार का मतलब होता है एक क्षेत्र को चलाने वाला। उसका नाम है दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ये इब्राहिम लोदी का ही रिश्तेदार था। अब कहानी में एंट्री होती है दौलत खान लोदी की। दौलत खान लोदी भी चाहता है कि मैं दिल्ली जीत लूं, यानी दिल्ली कब जीतेगा? जब इब्राहिम लोदी मर जाएगा। राणा सांगा भी चाहते हैं कि दिल्ली मेरे अधीन हो जाए। राणा सांगा को दिल्ली कब मिलेगी? जब इब्राहिम लोदी की हार हो जाए या इब्राहिम लोदी मर जाए। इस पूरे घटनाक्रम में अब यहां पर उदय होता है पश्चिम में, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है, शहर है अफगानिस्तान का काबुल, जो कि राजधानी वर्तमान है। काबुल को जीतते हुए एक व्यक्ति आता है, जिसका नाम होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बाबर। क्या होता है? बाबर। थोड़ा सा बाबर को जान लेते हैं। बाबर एक ऐसा योद्धा था जिसने 12-14 साल की उम्र में काबुल को जीत लिया था, और उसको साम्राज्य या क्षेत्र विस्तार की काफी भूख थी। इस भूख को मिटाने के लिए वो भारत में आना चाहता था या भारत को जीतना चाहता था। इसी क्रम में 1518 से पहले लगभग 4-5 बार वो भारत की तरफ आक्रमण कर चुका था, मुल्तान, रावलपिंडी, इन वाले क्षेत्रों में। अब राणा सांगा को पता चलता है कि बाबर एक ताकतवर राजा है। दौलत खान लोदी को भी पता चलता है कि बाबर एक ताकतवर राजा है, और इन दोनों को विश्वास हो जाता है कि दिल्ली को या इब्राहिम लोदी को सिर्फ बाबर जीत सकता है। तो एक घटनाक्रम है। अब कुछ किताबों में अलग लिखा है, कुछ में अलग। तो जो ए बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसमें लिखा है बाबर ने स्वयं कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खत्म करने के लिए मुझे बुलाया था। दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को खत्म करने के लिए मुझे बुलाया था। दोनों ने मुझे मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन हम इसको ऐसे समझें, एक देश दूसरे देश को हराने के लिए किसी तीसरे पक्ष से मदद ले सकता है। सामान्य सी बात है, आज भी होता है। आज भी यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी मदद कर रहा है, या हमारी मदद ले रहा है, या हमसे अच्छे संबंध कर रहा है। आज भी रशिया यूक्रेन को काउंटर करने के लिए ईरान और बहुत सारे देशों के मदद कर रहा है, मदद ले रहा है, चाइना की भी मदद ले रहा है। तो ये एक प्रकार की विदेश नीति हुई, और विदेश नीति के अंतर्गत अगर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अगर अपने राष्ट्र की विस्तार के लिए किसी दूसरे देश की या दूसरे राजा की मदद ली जाती है, तो इस मदद को किसी प्रकार से गलत नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल हम मान लेते हैं, रामजी सुमन जी जो कह रहे हैं उनकी बात पे अगर विचार करते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ठीक है, बाबर आता है, बाबर को दौलत खान लोदी बुलाता है, और बाबर आकर के इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक युद्ध करता है, आक्रमण करता है, और एक लड़ाई लड़ी जाती पानीपत में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है, और बाबर आकर के दिल्ली में बैठ जाता है। अब बाबर दिल्ली में बैठ जाता है। बाबर जो है वो चाहता है कि मैं इस तरफ विस्तार करूं। किस तरफ? मेवाड़ की तरफ। अब धोखा किसने दिया है? बाबर ने। क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था कि आओ दिल्ली जीतो, मैं आपकी मदद करूंगा। वो सिर्फ इसलिए कि राणा सांगा दिल्ली जीतने आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर ने अपने बयान से, या यूं कहें कि वादे से मुकरा, और बाबर दिल्ली में जम जाता है और अब मेवाड़ को जीतना चाहता है। इसी क्रम में बाबर एक आक्रमण करता है, एक युद्ध करता है, और बयाना नाम की जगह पर युद्ध होता है। उस युद्ध में बाबर की सेना बुरी तरह हार जाती है, राणा सांगा से लौट जाती है। उसके बाद अगला युद्ध होता है 1528 में, जिसे इतिहास में खानवा का युद्ध कहा जाता है। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, राणा सांगा की हार हो गई थी, घायल हो गए थे, और कुछ समय बाद कहा जाता है कि उनके ही
कुछ सैनिकों ने, परिवार के लोगों ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने जहर देकर उनकी हत्या कर दी थी, वो विषय अलग है। अब देखते हैं रामजी सुमन जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर को बुलाने वाला व्यक्ति राणा सांगा था, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, ये कह रहे हैं रामजी सुमन। आप समझ रहे हैं कि एक तो अतार्किक बात हुई कि रामजी जो राणा सांगा है वो बाबर को क्यों बुलाएंगे? अरे राणा सांगा स्वयं में इतना बड़ा योद्धा थे। आपको बताऊं मैं कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो घटोली का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था, एक आंख फूट गई थी, पैर में भी चोट लगी थी। उसके बावजूद भी राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था। सैकड़ों से ज्यादा घाव थे राणा सांगा के शरीर में, इतने बड़े वीर योद्धा थे हमारे राणा सांगा, और आप उस व्यक्ति को गद्दार कह रहे हैं। और अगर ठीक है, हम रामजी सुमन की बात, उसी बात को लेकर के चलें कि बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा थे, तो थे। क्यों बुलाया था बाबर को राणा सांगा ने? इसलिए बुलाया था ना कि उनके दुश्मन को, या उनके जो उनका पड़ोसी देश जो है दुश्मन है इब्राहिम लोदी, उसे हरवाना है। तो ये तो सामान्य सी बात है। इतिहास में कई सारे देशों ने दूसरे देश को हराने के लिए दूसरे देशों की मदद ली है, तो इसमें जो देश मदद ले रहा है वो कहीं गद्दार नहीं हो जाता। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, तो आज बांग्लादेश के लोग, उनकी उस समय शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के, रामजी सुमन जो सांसद जी हैं, उनका बयान सरासर गलत है। क्यों गलत है? कि एक महान योद्धा को, वीर योद्धा को, इतिहास के योद्धा को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आपको बहुत, किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने शब्दों का चयन बहुत समझदारी से, सोच समझ के करना चाहिए। तो एक प्रयास था मेरा ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने लाने का। शायद आपकी कुछ समझ में आया होगा तो और आगे ज्ञान हासिल करें, और नहीं भी आया होगा तब भी प्रयास करें हासिल करने का। लेकिन इतिहास में जो भी हमारे नायक है, हर एक व्यक्ति हमारा नायक जिसने अच्छा काम किया है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। एक घटनाक्रम और हुआ था बीच में, औरंगजेब की कब्र खोदने वाला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों औरंगजेब की कब्र खोदने की बात हो रही है, और अगर बात हो रही है तो ये सही है कि गलत है। कौन था औरंगजेब, किस प्रकार का उसका काम था, इस पूरे विषय को हम जानेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।